प्रिय छात्रों एवं सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जब व्यक्ति या वक्ता जो भी अपने विचार या भावों को दूसरों तक पहुंचाता है, जो बोलता है वाणी के माध्यम से, किसी भी भाषा के द्वारा माध्यम से, किसी भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों को प्रकट करता है। तो उसके लिए एक उचित स्थान पर वाक्य को बोलते समय, किसी भी वाक्य को बोलते समय उचित स्थान पर रुकना या ठहरना होता है। सांस लेने के लिए जो ठहराव होता है उसे हम विराम कहते हैं। तो अगर वह गलत स्थान पर सांस को रोके, गलत स्थान पर सांस ले लें, तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, अर्थ परिवर्तित भी हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो लेखन में भी जहाँ पर वह सांस को रोकता है तो वहाँ पर उन कुछ व्याकरण की दृष्टि से कुछ विराम चिन्ह बनाए गए हैं, तो उन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। आप तो उनको समझने के लिए सबसे पहले देखें कि विराम है क्या। सही रूप में इसका प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उचित स्थान पर चिन्हों का प्रयोग करें और ज़्यादातर चिन्हों का प्रयोग करें। अक्सर देखा जाता है कि छात्र जो हिंदी लिखते हैं तो सीधे लिखते जाते हैं और विराम चिन्हों का प्रयोग करते ही नहीं हैं, केवल पूर्ण विराम जानते हैं। पूर्ण विराम या विस्मय आदि बोधक इन चिन्हों के अलावा, प्रश्नवाचक चिन्हों के अलावा कई चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह। उनका प्रयोग आप जितना अधिक, जितना अच्छी तरह से करेंगे, आपको उतने अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले तो विराम देख लेते हैं। विराम किससे कहते हैं? विराम का अर्थ तो होता है रुकना। विराम का अर्थ स्पष्ट है कि रुकना होता है, ठहरना। जब हम रुकते हैं उसे हम विराम कहते हैं। विराम की एक परिभाषा को देखें, सुनिश्चित गढ़ी हुई परिभाषा है। वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, जो व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। वक्ता अपने विचारों व भावों को व्यक्त करते समय, जब वह अपने विचार भाव प्रकट कर रहा है तो उस समय बोल रहा होता है। तो उस समय वाक्य के अंत में, या तो वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में, वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है। जैसे हम यहाँ पर कहा हमने, कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है। अब यहाँ पर कुछ समय के लिए हम रुक जाते हैं, तो ये हमने चिन्ह का प्रयोग कर दिया, इसे हम अल्प विराम कहते हैं। इसे ही विराम कहा जाता है। जब हम रुकते हैं सांस लेने के लिए तो उसे ही क्या कहा जाता है? विराम कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लिया जाए कि विराम, लेखन की दृष्टि से विराम के स्थानों को, जहाँ हम विराम लेते हैं, सांस को रोकते हैं, उन स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है कि यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए रुके हैं, सांस को रोका है, तो उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहले ही हम बता चुके हैं कि इनके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, मतलब अर्थ बदल जाता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उल्टा अर्थ भी कभी कभी हो जाता है। जैसे एक वाक्य यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक वाक्य यहाँ पर लिखा है हमने, सॉरी एक वाक्य नहीं, एक थोड़ा सा पैराग्राफ कह सकते हैं, एक अवतरण कह सकते हैं। जैसे, कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते। देखो यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं। कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, पैरों में मोजे और जूते, यहाँ पर हम रुक जाते हैं। सिर पर टोपी, यहाँ पर हम रुक जाते हैं। हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। दोबारा आप सुन लीजिए, एक व्यक्ति है, वो एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लाया। अब इन चिन्हों को हम परिवर्तित करके देख लेते हैं। यदि इन चिन्हों को परिवर्तित कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो चिन्हों को परिवर्तित करने पर अर्थ का अनर्थ, मतलब कैसे अर्थ बदल जाता है देखते हैं। कल रात एक नवयुवक, वही हमने अवतरण यहाँ पर लिखा है, सेम टू सेम, लेकिन अर्थ कैसे बदला आप देखेंगे। कल रात एक नवयुवक मेरे पास, यहाँ पर हम रुक गए, जबकि यहाँ पर हम नहीं रुके थे क्योंकि अल्पविराम हमारा यहाँ लगा था। मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर। अब देखो यहाँ पर अलग हो गए, वहाँ पर पैरों में मोजे और जूते थे, पैरों में मोजे और जूते, अब यहाँ हम रुक गए थे, लेकिन यहाँ पर सिर पर होने के बाद हम रुके, तो यहाँ अर्थ अलग हो गया।
पैरों में मोजे और जूते सिर पर। जूते कहाँ हो गए? सिर पर। अर्थ का अनर्थ हो गया, मतलब ये उल्टा अर्थ हो गया। यहाँ पैरों में मोजे और जूते होने चाहिए, लेकिन पैरों में मोजे और जूते सिर पर, क्योंकि यहाँ हमने अल्पविराम लगाया। तो यहाँ यदि हम सांस रोकेंगे तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। टोपी हाथ में, सिर पर टोपी अगर यहाँ रुकते हैं, जबकि हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ रुक रहे हैं, तो टोपी हाथ में, जबकि हाथ में उसके क्या है? ऊपर वाले वाक्य में हमने देखा तो सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी है, लेकिन यहाँ पर टोपी हाथ में आ गई। छड़ी मुँह में, जो हाथ में छड़ी लिए था, छड़ी मुँह में, कहाँ आ गई? मुँह में छड़ी आ गई। सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया, मतलब जो मुँह में सिगार पी जाती है वो पीछे पीछे, सिगार और कुत्ता कहाँ पीछे पीछे लिए आया। ये कितना अर्थ बदल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। वही शब्द हमने बोले, केवल अर्थ परिवर्तित इसलिए हुआ है कि हम चिन्हों को हमने बदल दिया है, हमने सांस गलत स्थान पर रोकी है। तो ऐसा नहीं हमें करना है। व्याकरण की दृष्टि से इन नियमों को हमें बहुत अच्छी तरह से अध्ययन इनका करना है। बार बार आप इनको पढ़िए, बार बार अध्ययन करिए और लिखते समय इनका प्रयोग करना सीखें आप। कुछ और वाक्य हमने लिखे हैं। दूसरा वाक्य यहाँ देखें, उसे जगाओ मत सोने दो। दोनों वाक्य आप देख रहे होंगे बिल्कुल एक जैसे हैं, समान वाक्य हैं। उसे जगाओ, यहाँ हमने चिन्ह लगाया है तो रुकना है यहाँ पर हमें। उसे जगाओ मत सोने दो, यहाँ पूर्ण विराम, पूर्ण रूप से रुक जाते हैं। दूसरा वाक्य आप देख रहे हैं वैसा ही है, उसे जगाओ मत सोने दो। अब यहाँ पर आपका चिन्ह आया था तो उसे जगाओ कहा जा रहा है, उसको जगाओ। अब यहाँ पर यहाँ अल्पविराम आ रहा है तो उसे जगाओ मत कहा जा रहा है, उसे जगाओ मत। ऊपर वाले वाक्य में उसे जगाने के लिए कहा जा रहा है, नीचे वाले वाक्य में उसे मत जगाओ, नहीं जगाने के लिए कहा जा रहा है। उसे जगाओ मत सोने दो, ये नीचे वाला वाक्य कह रहा है कि उसे डिस्टर्ब नहीं करो, उसको सोने दो। और ऊपर वाला वाक्य कह रहा है कि उसे सोने नहीं दो, उसको सोने नहीं दिया जाए, उसे जगाया जाए, उसे जगाओ। तो ऐसे ही कुछ चिन्ह, विराम चिन्ह जिनको हम कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ विराम चिन्ह पढ़े हैं आपने कक्षा में, और आगे जो चिन्ह हमने लिखे हैं उनको देख लेंगे। कुछ विराम चिन्ह आपको दिख रहे होंगे, इनको आप देख लेंगे। एक तरफ हमने विराम चिन्ह लिखे हैं, नाम लिखे हैं चिन्हों के, और दूसरी तरफ चिन्ह कैसा होता है। सबसे पहले जो चिन्ह होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आप जानते हैं, सीधा ये विराम स्पष्ट होता है कि कई बार आप इतना बड़ा लगा दें, जैसे चिन्ह लिखा आपने यहाँ पर, तो आप यहाँ से यहाँ तक लगा देते काफ़ी लंबा, तो ये नहीं होता। जितना आपका वर्ड है, वर्ड के अनुसार ही आपका विराम चिन्ह जो पूर्ण विराम होता है वह लगता है। ये आपका पूर्ण विराम हो गया, एक सीधी रेखा पाई। अर्धविराम, अर्धविराम आप इसको अंग्रेजी में आप फुल स्टॉप कहते हैं। ये भी एक बिंदु रख के अल्पविराम नीचे लगा देते हैं, ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह हो जाता है। दूसरा आप देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम जो होता, ये कॉमा जिसे हम बोलते हैं, अर्धविराम हो गया। अर्धविराम को हम सेमी कॉलन बोलते हैं, सेमी कॉलन अर्धविराम को। और अल्प विराम को हम कहते हैं कॉमा, अंग्रेजी में कॉमा बोलते हैं। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क आप जानते हैं अंग्रेजी में, ये हमारा होता है। विस्मयादि बोधक, कई प्रकार के इसमें वाक्य आते हैं, कई प्रकार के चिन्ह आते हैं। उद्धृत चिन्ह, उद्धृत चिन्ह आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर जब किसी शब्द के ऊपर लगाते, एक तो एकल होता और दूसरे द्वैरय, ये दो प्रकार के होते उद्धृत चिन्ह। उद्धृत चिन्ह जिनको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो अगला होता निर्देशक चिन्ह, जिसको हम डैश बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम डैश कहते हैं। तो निर्देशक या रेखिका चिन्ह इसे कहते हैं। विवरण चिन्ह, आगे हम इनका प्रयोग करना आपको बहुत अच्छी तरह से बताने वाले हैं, आप इनको देखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए।
अगला हमारा है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जो होता है डैश का ही एक रूप होता, लेकिन इसको हम विवरण चिन्ह इसलिए कहते कि हम इसका अच्छा खासा लंबा विवरण करते हैं। जैसे आप देखेंगे डैश डैश का, जैसे आपने यहाँ देखा पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम के बाद यहाँ पर जो अर्ध विराम देखा, वैसा ये है। ये हमारा पूर्ण होता है और ये अर्ध अर्ध का रूप माना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, जो सेमी। और जैसे डैश और डैश के बाद कॉलन डैश होता, तो कॉलन डैश इसे हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कॉलन डैश। और अगला चिन्ह हमारा होगा विवरण के बाद अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम जिसे हम कॉलन कहते हैं, ये विसर्ग के बिंदु आप केवल देख रहे होंगे, इनमें कभी कभी भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम अपूर्ण विराम कहते हैं, कॉलन। अगर हम देखें तो इसको क्या कहेंगे, अंग्रेजी में कॉलन कहेंगे। और जो छोटा सा दो शब्दों के बीच में जोड़ होता है वो योजक चिन्ह कहलाता है। कोष्ठक आपने देखे होंगे, इस प्रकार से कोष्ठक, ये गणित में इनका अक्सर प्रयोग किया जाता है। छोटा कोष्ठक, महिला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक इत्यादि रहते हैं। संक्षेप सूचक चिन्ह आप कहीं कहीं देखते होंगे, जब आप जैसे डॉक्टर लिखा तो बाद में आप बिंदु रख देते हैं। इसके अलावा संक्षेप वाले चिन्ह आप देख रहे हैं, तो संक्षेप में जैसे डॉक्टर लिखा तो आप बिंदु रख देते हैं, कहीं पर ये छोटा बिंदु भी आप रख देते हैं। लोप सूचक चिन्ह आप देख रहे होंगे। जो लोप सूचक चिन्ह होते हैं, एलिमिनेशन जिसे हम बोलते हैं, तो लोप का अर्थ होता है कि जो छुप जाता है। छुपना मतलब वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अर्थ उसका आप समझाना चाहते कि हम यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, तो किसी शब्द के बाद आप ऐसे ऐसे बिंदु रख देते हैं। ये बिंदु आपको जहीं कहीं पर आप ऐसा भी कर देते हैं, जैसे आप उस बात को गलत साबित करना चाहते, नकारना चाहते कि ये आप जो कर रहे हैं वो यहाँ नहीं होना चाहिए, तो आप क्रॉस ऐसा लगा देते हैं। तो मतलब लोप सूचक आप इससे प्रकट कर रहे हैं, जो आपने लिखा है उसका लोप है, लेकिन आप दर्शा रहे हैं कि ये नहीं आपको करना चाहिए, ये दर्शा रहे हैं इससे, तो ये लोप सूचक चिन्ह भी होते हैं। समानता आप जानते हैं, समान मतलब बराबर होता है, मतलब किसी का अर्थ आप यहाँ प्रकट कर रहे हैं वो बराबर होता है, जो इसका अर्थ होता है वही अर्थ इसका हो रहा है, तो वो समान है। ऐसे पर आप बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। ये समानता सूचक हो। समानता सूचक के बाद तारक। तारक मतलब स्टार होता। स्टार आप जिन चिन्हों के अंतर्गत स्टार को लेते हैं, जो भी वाक्य होता, वो एक महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप नोट का कोई भी नोट आप लिखते हैं तो उसके लिए स्टार का प्रयोग आप कर देते हैं। त्रुटि आप जानते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह होता है। गलती को छुपाने के लिए त्रुटि पूरक भी हम कह सकते हैं। त्रुटि पूरक चिन्ह कोई भी हम जब शब्द इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे करने वाले हैं, तो अभी आप केवल इन चिन्हों को पहचान लीजिए कि चिन्ह क्या है। चिन्हों को अच्छी तरह से पहचानिए, आगे आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, आपको सॉरी दिख नहीं रहा है, नीचे ये त्रुटिपूरक चिन्ह है। फिलहाल आप जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चिन्हों को नोट डाउन कर लीजिए और इनको अच्छी तरह से अध्ययन करिए। आगे हम बताने वाले हैं, एक एक बिंदु को बहुत अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। पूर्ण विराम, वैसे पूर्ण विराम को आप देख सकते हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। खासकर आपको इतना ही यहाँ पर ध्यान में रखना है कि किसी भी वाक्य के अंत में यहाँ पर कोई विस्मयादि बोधक या प्रश्नवाचक है वाक्य, तो उसको छोड़ने के बाद यदि शेष जो वाक्य रहते हैं उसके अंत में हमें ये पूर्ण विराम का प्रयोग करना ही होता है। मतलब विस्मयादि जो वाक्य हैं या फिर प्रश्नवाचक वाक्य, उनको छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में हमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना होता है। कहीं कहीं आप शरीर
का किसी भी व्यक्ति या निर्जीव प्राणी को हम एक व्यक्ति के रूप में, सजीव प्राणी के रूप में प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं। और पहले आपने देखा कि रामायण जो श्री रामचरितमानस है या जो भी संस्कृत श्लोक हैं, तो उनके लिए आप दो पूर्व ब्राह्मणों का चिन्ह आपने देखा होगा, उसका ही प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम, सेमी कॉलन जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में भी हम आगे सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आपको इतने ही नोट डाउन कर लेने हैं। थैंक यू।